उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। यदि जज्बा हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, मैं रूपाली न्यूज़ ट्रैक के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कर्तव्यनिष्ठा और अपने अनुभव के ज़रिए ना सिर्फ समाज में एक उच्च पद हासिल किया है, बल्कि वे काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि आपके पास समय बड़ा नपातुला है, तो हम फटाफट प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या इंदौर एक विकासशील शहर है? हाँ, निश्चित रूप से इंदौर एक विकासशील शहर है। और अगर आप इंदौर की जो प्रगति और विकास की गति देखें तो ये काफ़ी तेज़ है। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि सेंट्रल इंडिया में इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने लगातार कई नवाचार किए। यहाँ पर चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड जो भी काम थे बहुत ही तेज़ी से हुए। और जिन लोगों ने भी यहाँ काम शुरू किया, चाहे वो यहाँ के स्थानीय कोई एंटरप्रेन्योर थे या कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ थी, जिन्होंने भी इंदौर में काम किया, सभी ने सफलता प्राप्त की है। और जैसा कि इंदौर में अभी भी जो ट्रेंड है, जो फैशन है नए इंडस्ट्रीज़ का, नए काम का, तो सभी बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इकोसिस्टम है जो सबको सपोर्ट करता है अच्छे काम के लिए। तो निश्चित रूप से इंदौर ने काफ़ी विकास कर लिया है, लेकिन अभी भी ये विकासशील शहर है। चूँकि जैसे आपने बताया कि ये एक विकासशील शहर है, विकास अभी और भी होना बाकी है, तो क्या निवेश की दृष्टि से इंदौर सही है? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इंदौर में जिस तरह से रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से कमर्शियल स्पेसेस और मार्केट यहाँ डेवलप हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, निश्चित रूप से इंदौर निवेश के लिए एक बेहतर क्षेत्र है। और यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे हम सांवेर की बात करें या पीथमपुर की बात करें या जो यहाँ पर आईटी कॉम्प्लेक्स बने हैं, वहाँ सभी जगह जिन लोगों ने काम शुरू किया है वो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इंदौर निवेश के लिए बहुत ही सुरक्षित और संभावना वाला शहर है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके पहले आप ग्वालियर में थे और अब आप इंदौर में आए हैं, तो इंदौर शहर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपनी कुछ उपलब्धियां हैं। तो इंदौर की विशेषताओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन आप किस प्रकार करते हैं? इंदौर शहर की खासियत ये है, जो मालवा की मिट्टी की हम बोलते हैं कि विशेषता है, वो नवाचारों को बहुत जल्दी अपनाती है। यहाँ जो भी लोग हैं वो प्रगतिशील हैं, नया करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, और जो मॉडर्न जो भी फैशन है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप इंदौर में देखेंगे हमेशा 3 साल 4 साल के बाद इंदौर एक नए शहर के रूप में दिखना है लगता है। तो यही इंदौर की विशेषता है। इंदौर से सर जो कॉरिडोर जो हटाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कॉरिडोर के हटने से जनता नाराज़ है या खुश है? कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीआरटीएस कॉरिडोर की जो अवधारणा आई वो वर्ष 2007-8 के आसपास आई। उस समय ये एबी रोड हुआ करती थी, और एबी रोड की जो चौड़ाई थी उस समय मैं समझता हूँ कि 20 से 30 मीटर की चौड़ाई की रोड थी। जब बीआरटीएस कॉरिडोर का काम लिया गया तो उस कॉरिडोर की चौड़ाई 30 मीटर से लेकर और 80 मीटर तक चौड़ी थी। और उस कॉरिडोर में जो बीआरटीएस की बसेस चली, उसमें लाखों लोगों ने उसमें ट्रैवल किया। आज भी अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जितने लोग वहाँ पर दूसरे साधन से ट्रैवल करते हैं, लगभग उतने ही लोग बीआरटीएस कॉरिडोर से भी ट्रैवल करते हैं। लेकिन हर परियोजना की, हर काम की एक लाइफ होती है। फ़ायदा ये हुआ बीआरटीएस कॉरिडोर का कि वो पूरी जो हमारी एबी रोड थी वो 30 मीटर से लेकर 80 मीटर तक चौड़ी हो गई। वहाँ के जो टीडीआर और एफएआर थे वो बढ़े, वहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस डेवलप हुई और शहर को एक बहुत ही अच्छी रोड मिली। और इतने वर्षों तक जो बीआरटीएस ने यहाँ पर सेवाएं दी, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें ट्रैवल किया। लेकिन अब चूँकि हम मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं
और इसके साथ ही ये महसूस किया कि महसूस हुआ कि बीआरटीएस अगर हट जाता है तो जो उस रोड पे जो अर्बन ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो शासन ने निर्णय लिया और मुझे लगता है कि वो निर्णय भी बेहतरी के लिए है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि उस रोड पर और बेहतर वहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम्स डेवलप हो और निश्चित रूप से बीआरटीएस कॉरिडोर बनने से वहाँ पर जो कमर्शियल जो डेवलपमेंट आया है जी। उसने शहर को एक नई दिशा दी है। सर, जैसे अभी आपने बात की मेट्रो की, तो मेट्रो को लेकर आगामी और क्या योजनाएं हैं? मेट्रो का जो पूरा नेटवर्क इंदौर का जो प्लान्ड है उसको पूरा होने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। हो सकता है 3 साल लगें या 5 साल लगें या उससे ज़्यादा लगें, लेकिन मेट्रो इस शहर की आवश्यकता है। जी। और मेट्रो की जो पहली स्वीकृति मैं समझता हूँ 2008 के आसपास आई, तब से लेके अगर हम देखें तो लगभग 16-17 वर्ष के बाद मेट्रो हम शुरू कर पाए हैं। जैसे अभी तैयारी चल रही है, मैं समझता हूँ अगले 6 से 8 महीने में ये रेडसन तक आ जाएगा। कुछ स्थानों पे उसको अंडरग्राउंड जहाँ पर करना है उसके बारे में भी कुछ जो चर्चाएं चल रही हैं वो भी मैं समझता हूँ कंक्लूड हो जाएंगी अगले कुछ समय में। और मेट्रो इंदौर के आने वाले समय के लिए वो उसकी लाइफलाइन होने वाली है अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए। जी। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्ष 2047 का जो विज़न डॉक्यूमेंट है, तो उसमें इंदौर के विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं या किस क्षेत्र में उन योजनाओं को अंजाम दिया जाएगा? मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जब यहाँ कैबिनेट बैठक इंदौर में राजवाड़ा में आयोजित हुई, उस समय 2047 का एक विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया और निश्चित रूप से इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने का इसका एक पूरा प्लान है। और उसकी जो एक सबसे बड़ी परिणति है जो इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो डेवलप हो रहा है, जिसमें कि इंदौर, उज्जैन, धार और शाजापुर, उज्जैन, देवास इत्यादि ज़िले शामिल होंगे। और इंदौर ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि सेंट्रल इंडिया के लिए एक डेवलपमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है। और जो आने वाला समय है इंदौर में एजुकेशन हब के रूप में इंदौर डेवलप होगा, हेल्थ के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में डेवलप होगा। अनेक यहाँ पर हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। इसके साथ ही आईटी इंडस्ट्रीज़ के जो यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्री के लोग, आईटी हब के रूप में इंदौर डेवलप होगा। इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर का और कमर्शियल एरिया ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी संभावना है। इन सब बातों को लेके और आने वाले समय में इंदौर के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का भी एक प्लान बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2047 का जो इंदौर का जो प्लान है वो हम शायद एक मेट्रो के रूप में आ चुके होंगे। जैसे सर अभी आपने बात की कि इंदौर जो है एजुकेशन हब बनता जा रहा है और टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कई कंपनियां अब इंदौर की ओर रुख कर रही हैं, लेकिन क्या आईटी को इंदौर में इतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आने के बाद उसके डेवलपमेंट की एक गति होती है। आप देखें कि यहाँ पर आईटी पार्क आज से जब 15 साल 20 साल बना, तब वो पहला आईटी पार्क था जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। फिर उसके बाद आईटी पार्क 2 आया, अब आईटी पार्क 3 आ रहा है। इसी तरह से एमपीएससीडीसी का जो आईटी पार्क था, उन्होंने अपने 3 डिफरेंट फेस कर दिए। सिंहासा में नया आईटी पार्क आ गया। टीसीएस और इन्फोसिस के साथ अनेक आईटी कंपनीज आज सुपर कॉरिडोर में अपने कंपनियां शुरू कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट की अभी जो पॉलिसी है उसको लेके आईडीए भी एक अपनी बहुत महत्वाकांक्षी योजना सुपर कॉरिडोर पे ला रहा है। तो आईटी का काम रुक गया हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि आईटी का काम बढ़ रहा है और उसके बढ़ने की एक गति है। तो उस गति से वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आईटी सेक्टर इंदौर का एक महत्वपूर्ण सेक्टर होने वाला है। जी। सर, ये तो बात हुई एजुकेशन फील्ड की, लेकिन यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या योजना है आपकी तरफ से जो इंदौर के विकास में सहायक हो सके? इंदौर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसको हम एमवाई कहते हैं, वहाँ पर सरकार ने अभी इंदौर की कैबिनेट में 900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि 1000 बेड का नया हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में 3 मेडिकल कॉलेजेस रन कर रहे हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में
लगभग 10 से 12 बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया उसमें भी बहुत ही उच्च श्रेणी की सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के फील्ड में इंदौर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में इंदौर एक ऐसा स्टेशन होगा जहाँ पर इलाज कराने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि देश से बाहर से भी लोग यहाँ पर आएंगे। हाँ सर, अचानक भी आने वाली जैसे कुछ कुछ बीमारियां होती, बीच में कोरोना काल आया था, तो अगर अचानक से ऐसी और भी कोई बीमारी या कोई ऐसा इंदौर शहर में या हमारे शहर के आसपास कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती तो उसके लिए हमारा शहर कितना तैयार है? मैं ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज में एक इसके लिए एक विशेष विभाग है जिसको हम पीएसएम कहते हैं, जो इस तरह की स्टडीज़ लगातार करते रहता है। और इसके साथ ही जो नेशनल लेवल के हेल्थ रिलेटेड जो हमको एडवाइज़री मिलते हैं उस पर भी काम होते रहता है। और इस तरह की जब भी कोई डिसीज़ आती है तो उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती हैं उसके अनुरूप हमारा पूरा जो हेल्थ की मशीनरी है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, हमारा एक बहुत बड़ा अमला है जो फील्ड लेवल पे रहता है, जो एएनएम या आशा कार्यकर्ता कहलाती हैं, तो उनके माध्यम से ना सिर्फ हम उसका प्रचार प्रसार कर पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं, बल्कि उसके मेडिसिन और वैक्सीन इत्यादि भी हम पहुंचा पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसकी एक संस्थागत व्यवस्था हमारे प्रदेश में और इंदौर में है। तो ऐसी कोई बात आए बहुत ही मुश्किल है, और अगर आएगी भी तो हम उससे डील करने के लिए सक्षम हैं। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदौर लगातार 7 वर्षों से स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर चुका है, लेकिन इंदौर में अभी भी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है, तो उसके स्तर को कम करने के लिए हमारी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अगर हम इंदौर की एयर क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर भारतवर्ष के स्तर पर एयर क्वालिटी के जो मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स हैं जी, उसमें बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आवश्यकता है यहाँ पर प्लांटेशन को लेके, या लोगों में इस बात की जागरूकता को लेके कि हरियाली को बचाना है और बढ़ाना है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष हम लोगों ने एक ही दिन में करीब इंदौर में 12 लाख पौधों का रोपण हुआ। इस वर्ष भी वन विभाग, नगर निगम, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो दूसरी शासकीय और अशासकीय संस्थाएं हैं उनके माध्यम से लगभग 50 लाख पौधों के प्लांटेशन का प्रोग्राम हम लोगों ने लिया हुआ है। इसके साथ ही इसका प्लांटेशन के साथ इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। सिर्फ प्लांटेशन ही एयर क्वालिटी ठीक करने का माध्यम नहीं है। जैसे कई लोग अभी भी कचरे को जला देते हैं, या कई बार आसपास के गांव में खेतों में जो पराली जलाई जाती है, इससे भी एयर क्वालिटी पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जन जागरूकता का काम है, या जहाँ पर पैनल एक्शन होने हैं उसकी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। तो उस पर सतत हम लोग काम कर रहे हैं। बट जैसा आपने उदाहरण दिया, इंदौर लगातार से 7 बार स्वच्छता अभियान में प्रथम आया है, उसका एक बहुत बड़ा जो हम श्रेय देते हैं वो इंदौर की जनता को देते हैं कि इंदौर की जनता ने इंदौर को इस लेवल पे पहुंचाया है कि वो 7 बार से भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ शहर है। तो अगर हमको हरियाली में, एयर क्वालिटी में काम करना है तो जन भागीदारी, लोगों की सहभागिता जितनी बेहतर होगी, इंदौर उसमें उतना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। जी हाँ सर, जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की प्लांटेशन की, और जब भी हम शहर के विकास की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंदौर और इंदौर के आसपास की जितनी भी तहसीलें हैं, तो जो वहाँ की कृषि भूमि है उनका अब नगरीकरण होना शुरू हो गया है, वहाँ पे कॉलोनी कटनी शुरू हो गई है। तो ये जो नगरीकरण हो रहा है या ये जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है कृषि भूमि का, चूँकि कृषि यहाँ के किसानों का एक महत्वपूर्ण आय का ज़रिया भी रही है, तो इस तरह से कॉलोनी कटने से या इस तरह से कृषि भूमि का कॉलोनी में परिवर्तित हो जाने से क्या कृषि क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये वास्तव में एक ऐसी बात है जिस पर चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नगर निगम क्षेत्र होता है इसके आसपास के एरिया में जिसको हम प्लानिंग एरिया कहते हैं, जब मास्टर प्लान आता है शहर का तो उसमें आसपास के गांव भी शामिल रहते हैं। उसके बाहर जाके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी बड़े पैमाने पे अब कॉलोनाइजेशन हो रहा है। यद्यपि उसके लिए भी अलग से लीगल प्रोविज़न्स हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलोनाइज़र को
रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बने हुए हैं, उसके तहत कार्रवाई भी होती है। और प्रयास ये रहता है विशेष रूप से जिला प्रशासन और जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो इस बात को देखता है कि अगर कहीं भी कॉलोनी का विकास हो रहा है तो वो नियम जो संगत हैं तरीके उसके तहत ही हो। और अगर कहीं ऐसी बात संज्ञान में आती है कि बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के या बिना विकास अनुज्ञा लिए या बिना रेरा की अनुमति के कोई काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के भी प्रावधान है और उसमें भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जैसे जिस प्रकार किसान इस तरह से अपनी भूमि बेचकर एक तरह से खेती से अपना रुख मोड़ रहे हैं, तो क्या एक समय ऐसा भी आएगा कि कृषि भूमि समाप्त हो जाएगी? खैर हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इंदौर या हमारे इंदौर संभाग में कृषि भूमि इतनी है कि अभी हम उसका मैनेजमेंट ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कृषि भूमि पर्याप्त है और कृषि भी पर्याप्त हो रही है इंदौर में। सर, इंदौर संभागायुक्त रहते हुए आपके कार्यकाल की कोई ऐसी उपलब्धि है जिस पर आपको गर्व होता हो, बड़ी खुशी होती हो? देखिए, संभागायुक्त के रूप में जब मैं काम करता हूँ तो मेरा काम मूल रूप से सुपरवाइज़री अथॉरिटी के रूप में काम करना है। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में जो कलेक्टर्स हैं, सीओ जिला पंचायत हैं और जो दूसरे विभाग के अधिकारी हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, जनहित हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि इंदौर में जैसे हमने पिछले वर्ष ट्राइबल एरिया में हेल्थ कैंप किए, विशेष रूप से जो सिलिकोसिस और कैंसर, सिकल सेल और कैंसर से प्रभावित लोग थे, उनके जांच और उनके ट्रीटमेंट का विशेष अभियान हम लोगों ने चलाया। फिर जिस तरह से हम लोगों ने वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन का काम किया, जिसको अब हम जल गंगा संवर्धन योजना कहते हैं, जिसमें खंडवा ज़िले को हमारे राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार मिला। इसी तरह से कुछ अन्य कार्य भी हुए, जैसे जो आकांक्षी ज़िलों में काम हुआ है, तो उसमें बड़वानी को राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित होने का मौका मिला। तो इस तरह के अनेक हैं। जो महिला बाल विकास में बच्चों के पोषण का जो काम हुआ, तो झाबुआ ज़िले को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये सब काम ऐसे हैं जिसमें हमको गर्व होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 वर्ष में हमने लोकसभा का चुनाव कराया, बहुत सारे इस तरह के अवसर आए, जबकि ऐसा लगा कि हमको कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना एक चुनौती है। और मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि पिछले 1 वर्ष में पूरे इंदौर संभाग में कभी भी कोई कानून व्यवस्था ऐसी नहीं निर्मित हुई जिसके कारण काम रुके। तो वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में आप इंदौर के विकास को लेकर क्या योजनाएं आपके दिमाग में है, क्या चाहते हैं? इंदौर में अभी जो हम लोग काम को कंसंट्रेट कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ सिंहस्थ के मद्देनज़र है। बहुत सारे जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट के प्लांट बनने हैं, जो कान और सरस्वती नदी में गंदगी जा रही है उसको रोकने का काम है, या उज्जैन की तरफ जो सड़कें बन रही हैं उसमें जो रेलवे ओवर ब्रिजेस या फ्लाईओवर या रोड्स बनने हैं, उनके जो हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो हम नए टाउन डेवलपमेंट प्लानिंग स्कीम कर रहे हैं, वो हमारी उच्च प्राथमिकता के कार्य हैं। और निश्चित रूप से जो नागरिक सुविधाएं हैं वो बेहतर तरीके से मिले और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसा हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि जब इंसान पहाड़ पर चढ़ता है तो वो झुका हुआ होता है, और उसी के परत जब इंसान पहाड़ पर से उतरता है तो अकड़ कर उतरता है। मतलब इंसान जितना झुका हुआ है, जितना विनम्र है, वो उतनी ही ऊंचाई पर जाता है। और वही विनम्रता हमें आपके स्वभाव में भी दिखाई देती है। तो आप अपने यहाँ ऑफिस का जो बहुत सारे बर्डन आपके सिर पर रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती है, तो उन्हें और अपने परिवार के बीच आप सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? अब ये प्रश्न तो परिवार से पूछना चाहिए, वो लोग बहुत नाराज़ रहते हैं कि समय नहीं देते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, आप अपने जीवन में कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, बड़े पद भी ले सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसा है जिसमें आप सरकारी नौकरी के साथ साथ समाज की सेवा कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शासन की योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में आपका एक सक्रिय रोल रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अपने काम को ईमानदारी से करना ही
है मुख्य बात। और कंफर्ट जोन हम लोग खोजते नहीं हैं, क्योंकि कंफर्ट मिलता भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि मेहनत करते रहें, काम करते रहें, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाते रहें, यही कारण है। जी सर, आजकल की जो जनरेशन है वो अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढती है और सिविल सर्विसेज में कम आना चाहती है। तो इसके पीछे ज़्यादा पढ़ना कारण है या क्या कारण रहेगा, और आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर हम यूपीएससी या पीएससी की बात करें तो उसमें लगभग 10 लाख बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। वो 10 लाख में लगभग 10,000 या 12,000 मेंस लिखते हैं, उसमें लगभग 2,000 बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं और फाइनली 100 या 200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो कंपटीशन है उसमें, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। और मैं देख रहा हूँ सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे नए बच्चे आ रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो क्रेज तो मुझे लगता है बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो सर, आपको भी क्या बचपन से इसी फील्ड में आने का क्रेज़ था? आपने भी यही सोच के रखा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है? अब वो तो समय अलग था जी। वो समय इतने सोशल मीडिया का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं था, जानकारियाँ भी कम थी। ये ज़रूर कह सकते हैं कि पढ़ने में अच्छे थे और ऐसा लगता था कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से किसी अच्छी शासकीय सेवा में जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, बस इतना ही था। दोस्तों, अहंकार में वो शक्ति होती है जो फरिश्ते को भी शैतान बना देता है, और विनम्रता में वो शक्ति होती है जो आम इंसान को भी फरिश्ता बना देता है। आज हमने मुलाकात की इंदौर के संभायुक्त दीपक सिंह जी से और उनसे कई प्रेरणा हमें मिली। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक के अगले पॉडकास्ट में मैं रूपाली आपकी मुलाकात फिर करवाऊंगी एक ऐसे ही शख्सियत से जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिले। इस बार के लिए इतना ही। नमस्कार।